हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी नई पुस्तक। अब क्लास कौन सी है? क्लास है 10th। आप सभी को पता है क्लास 10th का अभी हम कोर्स ए करा रहे हैं और जो हमारा कोर्स ए है उसमें हमारी दो पुस्तक चलती हैं। पहली पुस्तक हमारी है क्षितिज भाग 2 और दूसरी है कृतिका भाग 2। तो जो क्षितिज भाग 2 है वो हमारी 2 खंडों में विभक्त थी, जिसमें आपके 12 अध्याय थे जिन्हें हमने कंप्लीट कर लिया। ये पूरी पुस्तक हमारी डिटेल एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी दूसरी पुस्तक शुरू कर रहे हैं जो है कृतिका भाग 2। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कुछ बच्चों का ये उठता है कि मैम हमने हिंदी ले तो रखी है मगर ये चैप्टर हमारे पास नहीं है, ये बुक हमारे पास नहीं है, मेरा सीबीएसई है लेकिन उसके बाद भी नहीं है। रीज़न ये है कि अगर आपके पास सीबीएसई आप पढ़ रहे हैं और आपने 10th में हिंदी है आपके पास में, फिर भी अगर ये चैप्टर या बुक नहीं है तो इसका मतलब है कि आप कोर्स बी पढ़ रहे हैं। तब आपके पास बुक होगी स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2। तो बहुत ध्यान से देखते हुए चलिएगा कि आपकी कौन सी पुस्तक चल रही है, क्या है, सब कुछ ठीक है। तो चलिए, अब जैसे मैंने बताया कि हम कोर्स ए करा रहे हैं और कोर्स ए में भी अब हमने अपनी सेकेंड पुस्तक, ये हिंदी की पूरक पुस्तिका मानी जाती है। इसमें ज़्यादा अध्याय नहीं होते हैं, इसमें मात्र आपके पास 3 अध्याय दिए गए हैं, सिर्फ 3 अध्याय। तो इसमें जो हमारा पहला अध्याय है वो है माता का अंचल। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। ये एक संस्मरण ही समझ लीजिए, थोड़ी सी एक कहानी का पाठ है। क्यों? क्योंकि हमारे जो लेखक हैं शिवपूजन सहाय, ये उन्हीं के बचपन की कहानी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उन्हीं के बचपन में उन्होंने के साथ जो चीज़ घटित हुई है, जैसा उनका बचपन था वही उन्होंने यहाँ हमें बताया हुआ है। आज हम इसी को पढ़ेंगे, लेकिन हम चैप्टर पढ़ें उससे पहले हम राइटर के बारे में जानेंगे। ये पुस्तक ऐसी है, अभी तक जैसे हम लोगों ने क्षितिज पढ़ी थी, तो क्षितिज में जब हम लोग चैप्टर शुरू करते थे उससे पहले हमको जो भी हमारे राइटर हैं या पोइट हैं उनके जीवन के बारे में बता दिया जाता था। लेकिन इस पुस्तक में जब हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है तो किसी भी तरह लेखक का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, अब परेशानी ये तो फिर कहाँ से आए? आप जब अपनी पुस्तक के एंड में जाएंगे तो उसमें तीनों अध्याय के लेखक परिचय दिए गए हैं, तीनों ही अध्याय के एक साथ बैक साइड में दे दिए गए। तो उन्हीं के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाली हूँ कि हमारे लेखक। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं लेखक परिचय, शिवपूजन सहाय। ये हमारे शिवपूजन सहाय जी हैं, इनकी पिक्चर यहाँ पर लगा दी गई है भाई, देखिए। अब देखिए क्या है, शिवपूजन सहाय का जन्म सन 1893 यानी कि 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ था। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप ये बोलोगे कि मैम इसमें एमसीक्यूज़ नहीं आते, बिल्कुल एमसीक्यूज़ नहीं आते हैं इस पुस्तक से। तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि भाई राइटर कौन है, इनका जन्म कहाँ हुआ। लेकिन आपसे ये एक थ्योरिकल क्वेश्चन आ सकता है शिवपूजन सहाय के लेखन के ऊपर, उनके जीवन परिचय के ऊपर। ऐसा हो चुका है, इसलिए हम पूछ रहे हैं अध्याय से संबंधित। जैसे अध्याय तो शिवपूजन सहाय नहीं लिखा हुआ है, तो उनके बारे में, उनकी लेखन शैली के बारे में, उनके जीवन के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक क्वेश्चन में के अंदर। तो इसलिए उनके बारे में आप पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा है। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। अब जो हम अपनी कहानी अभी पढ़ेंगे ना, तो उनमें उनके बचपन का नाम, यहाँ पर अभी जो जिस बच्चे के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो भोलानाथ ही हैं। याद रखिएगा कि शिवपूजन सहाय, तारकेश्वर नाथ, ये सब एक ही पर्सन के नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलनीस की नौकरी करी। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। देखिए, जो भी लेखक या कवि रहे, हमने हमेशा आपको बोला है कि स्वतंत्रता संग्राम के आसपास जब भी कोई भी, हमारे देश की आज़ादी से पहले कोई भी अगर लेखक या कवि रहे हैं तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो आंदोलन से जुड़े रहे। कुछ लेखक कवि ऐसे रहे कि वो डायरेक्टली जो है वो उस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, और कुछ ने अपने लेखन के ज़रिए भाग लिया। लोगों के अंदर जो है उत्साह बढ़ाना, उन्हें प्रोत्साहन देना, ये सब लेखन के ज़रिए भी उन्होंने किया है।
बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन में प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। अब इसका देखिए सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इनका लेखन जब आप पढ़ोगे ना, एक तो बहुत ही सीधा सरल है, हर एक चीज़ की अभिव्यक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने करी है, और ये पर्सनल तौर पे भी एक काफ़ी अच्छे इंसान रहे। इसीलिए ये उस समय के जितने भी लेखक रहे, कवि रहे, उनके बीच ये काफ़ी लोकप्रिय और सम्मानित रहे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया है। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। तो आप समझ में आया, सन 1963 में इनका, यानी कि आज़ादी के बाद इनका देहांत हुआ। तो ये काफ़ी हद तक जो है एक ऐसे कवि रहे जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता को देखा, समझा और इसे अपनी रचनाओं में भी बखूबी उतारा है। वे मुख्यतः गद्य के लेखक रहे, यानी कि काव्य में इन्होंने इतना लेखन कार्य नहीं किया जितना उन्होंने गद्य में किया है। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियां प्रकाशित हुई हैं। तो दर्जन भर का मतलब समझ लीजिए आपकी कितनी, 12 गद्य कृतियां। तो अब ये जो 12 गद्य कृतियां हुई, ये नहीं है कि मतलब सिर्फ एक एक कहानी है, ये इनके कहानी संग्रह हैं, उपन्यास हैं, इन सबको मिलाकर। शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित है। अब उन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं, शिव पूजन, यानी देखिए शिव पूजन रचनावली, ये 4 खंडों में प्रकाशित हुई है, जिसमें उनकी सारी रचनाओं के संग्रह को रखा गया है। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिलेंगे। यानी कि देखिए कोई भी व्यक्ति जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करता है, मतलब कुछ लोग देखिए गांव के क्षेत्र से हैं, कुछ लोगों का जन्म शहर में होता है, लेकिन वो अलग अलग आंचलिक क्षेत्रों से आते हैं, तो उनका वो जिस भी क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र का प्रभाव इनके लेखन में ज़रूर आता है। तो शिवपूजन सहाय जो है, उनका बचपन जो है गाँव में बीता, तो उसमें गाँव की जितनी चीज़ें हैं, लोक संस्कृतियाँ, यानी कि जो लोग जिस तरीके से रहते हैं, जिस तरीके से उनकी मान्यताएं हैं, इवन जो लोग संगीत वगैरह भी हैं, वो भी आप इस पाठ में ज़रूर देखेंगे कि बच्चे खेलते खेलते भी उसे किस तरीके से गाते हैं। चलिए अब हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं। जो पाठ है हमारा माता का अंचल। अब चलिए देखते हैं अंचल और आंचल, ठीक है, इनमें पहले आप फ़र्क एक समझ लो तो आपको ये पाठ समझने में बहुत जो है आसानी होगी। आंचल, माँ का जो पल्ला होता है, जो उनकी छाँव होती है, उसको माँ का आंचल कहा जाता है। बच्चे अक्सर जो है उसी में अपने लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षा को ढूंढते हैं। किसी भी बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा एक सुरक्षित स्थान उसकी माँ का आंचल ही होता है। तो अब आप बोलोगे कि भाई अगर माँ के आंचल की बात हम इस पाठ में करने जा रहे हैं, बिल्कुल हम माँ के आंचल की बात करने जा रहे हैं, लेकिन वो हम बात करेंगे एकदम आखिर में। लेकिन हम पूरे पाठ में बात करेंगे माता के अंचल के बारे में। अब ये अंचल क्या होता है? अंचल मतलब छांव। बेसिकली अगर शाब्दिक अर्थ समझो तो कोई भी पहाड़ी जो श्रृंखला होती है, ठीक है, पहाड़ों की जो श्रेणियाँ श्रृंखला होती हैं, उसकी जो तलहटी का क्षेत्र होता है वो अंचल कहलाता है। जैसे हिमालय का जो हिमालय क्षेत्र है, उसके जो तलहटी में जो क्षेत्र है वो उसके अंचल का क्षेत्र कहलाएगा, यानी कि उसकी छाँव में। तो बेसिकली यहाँ माता के अंचल का तात्पर्य है माता की छाँव, यानी कि उनकी देख रेख हर एक चीज़ में। यहाँ पर आप देखोगे कि इस पूरे पाठ में जो भोलानाथ यानी कि हमारे जो लेखक हैं, वो पूरा टाइम सुबह से लेकर अपना पूरा समय ज़्यादातर पिताजी के साथ गुजारते हैं। चाहे खेलना हो, खाना हो, नहाना धोना हो, पूजा पाठ हो, सब कुछ। सिर्फ माँ का साथ कहाँ तक है? जहाँ वो खाना खिला रही हैं, दूध पिला रही हैं, वहाँ तक उनका साथ है, बस। उससे ज़्यादा वो माँ के साथ नहीं रहते। लेकिन जब उन पे मुसीबत पड़ती है तो वो सीधे कहाँ से रास्ता देखते हैं? वो माँ के आंचल में रास्ता देखते हैं। इसीलिए यहाँ पर बताया गया माता का अंचल, यानी कि माँ मौजूद होती है, हम साथ रहें ना रहें, माँ की छाँव हमेशा हमारे साथ बनी रहती है।
यही इस पूरे पाठ में समझेंगे कि तारकेश्वर दत्त यानी कि जो हमारे लेखक हैं भोलानाथ, पूरा टाइम पिताजी के साथ बिताते हुए भी हमेशा वो माँ की छाँव उनके ऊपर बनी रहती है। लेखक का नाम है तारकेश्वर था, ठीक है, लेकिन पिताजी उसे लाड प्यार से भोलानाथ कहते थे। तो समझ में आया, शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? तारकेश्वर, लेकिन पिताजी उन्हें लाड प्यार से भोलानाथ कहते थे। ऐसा क्यों था? एक्चुअली क्या है ना, अभी वो पाठ में आएगा भी, मैं आपको पहले से बता देती हूँ। सुबह सुबह नहा धो के उनकी जो बाल थे उन सभी को बांधने के बाद पिताजी जो है वो शिवजी की तरह त्रिपुंड बनाकर भोलानाथ को पूजन में बैठालते थे। तो फिर जब वो उनका जो भोला सा चेहरा दिखता था, इसीलिए पिताजी उन्हें भोलानाथ कहा करते थे, है? तो पिताजी ने ही उनके बचपन का नाम भोलानाथ रखा था। वैसे उनका नाम क्या था? तारकेश्वर। भोलानाथ का अपनी माँ के साथ सिर्फ खाना खाने और दूध पीने तक का ही नाता था। जैसे मैंने बताया कि पूरा समय वो पिताजी के साथ, लेकिन खाना खाने और दूध पीने का साथ सिर्फ माता के साथ होता था। वह अपने पिता के साथ ही बाहर की बैठक में सोया करता। वह जब सुबह उठता तो उसे उसके पिता ही नहला धुलाकर पूजा पाठ पर बैठाते थे। कभी कभी बाबूजी और भोलानाथ के बीच कुश्ती भी होती थी। तो समझ में आया कि रात में सोना भी उन्हें किसके साथ होता था? पिताजी के साथ। जैसे आप अभी हम लोग तो शहरों में रहते हैं, मोस्टली क्या होता है ना, हम लोग अपने बेडरूम्स में सोते हैं, शयन कक्ष जिसे कहते हैं। लेकिन जो पहले के समय में गांव वगैरह में आप जाओ ना, तो जो घर के बड़े होते थे वो अपने कमरों में नहीं बैठक में सोया करते थे। बैठक मतलब ड्राइंग रूम, तो वहाँ पर सोते थे। तो इसी तरीके से जो भोलानाथ के पिताजी भी हैं वो कहाँ सोते थे? बैठक में, और भोलानाथ भी उन्हीं के साथ रहता था। फिर सुबह उठ के जो डेली की रूटीन के अपने काम होते हैं, नहाना धोना, तैयार होना, पूजा पाठ करना, ये सब कुछ भोलानाथ अपने पिताजी के साथ ही किया करते थे। कभी कभी बाबूजी और भोलानाथ के बीच कुश्ती भी होती है। अब जैसे अब है, पिताजी के साथ बच्चे तो खेलते हैं, अक्सर देखिए कि आप पिताजी लेटे हैं तो बच्चे उनके ऊपर चढ़ रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, दाढ़ी मूंछ खींच रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भोलानाथ के साथ भी होता था। भोलानाथ का और पिताजी का काफ़ी गहरा संबंध था। तो जैसे खेल होते हैं ना, हाँ, झूठ मूठ की लड़ाई, कुश्ती, उसी तरीके की ये कुश्तियाँ हुआ करती थी। पिताजी पीठ के बल लेट जाते। कैसे लेट जाते? पीठ के बल लेट जाते, और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर उनके मूछें उखाड़ने लगता। तो पिताजी हंसकर अपनी मूछों को छुड़ाकर उसे चूम लेते। अब जैसे बच्चों के साथ लड़ाई होती है, आप देखते हो ना, आजकल तो हम लोग कुश्ती क्या WWF देखते हैं, तो बच्चे WWF के उसमें आ जाते हैं। तो वो क्या करते, भोलानाथ क्या करते थे, पिताजी लेटे हुए हैं, अब भोलानाथ उनके ऊपर बैठ गया और उनकी मूछें खींच रहा है, वो डिशुम डिशुम जो रहता है वो। अब जब मूछें खींचेगा तो इंसान को लगेगा, तो वो प्यार से अपनी मूछें छुड़ाते थे और फिर भोलानाथ को खूब ढेर सारा प्यार करते थे। तो मतलब एक तो बच्चे की इस तरीके से कुश्ती जो है ना, वो कहीं ना कहीं एक प्यार को दर्शा रही होती है कि एक विश्वास को दर्शा रही होती है, और उसी के बदले पिताजी उन्हें भी प्यार देते हैं। भोलानाथ को उनके पिता एक धातु के कटोरे में दूध और भात सानकर अपने हाथों से खिलाते थे। भाई आजकल के नाश्ते तो अलग होते हैं, लेकिन पहले के नाश्ते अलग हुआ करते थे। दूध और भात एक चावल होता है ना, चावल को थोड़ा सा गीला कर दिया जाए तो वो भात बन जाता है। तो बच्चों के लिए ये बहुत पौष्टिक खाना माना जाता है, क्योंकि देखिए जो बच्चे अभी क्या कहते हैं, दूध पी रहे, 6 महीने तो बच्चे दूध ही पीते हैं, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद जो है बच्चों को धीरे धीरे फूड देना शुरू किया जाता है। तो उस दौरान देखिए कि चावल का माड़ है, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये अच्छी होती हैं। अब जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भी उन्हें इस रूप में दिया जाता है ताकि उनका शरीर मजबूत बने। तो यही चीज़ है कि उनको दूध और भात जो है एक कटोरे में मिलाकर दिया जाता था ताकि भोलानाथ एक मजबूत शरीर प्राप्त करे। जब भोलानाथ का पेट भर जाता तो उसके बाद भी माँ उसे अलग अलग पक्षियों के नाम जैसे तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाती थी। अब अक्सर क्या होता है ना, आपके घरों में भी होता है, मेरे घर में भी होता है, क्या होता है कि भाई बच्चे जैसे खाना बंद कर देते हैं, थोड़ा सा वो खाएंगे, फिर उनका पेट नहीं भरा होता, लेकिन वो एक ही एक्टिविटी करते करते बोर हो जाते हैं। पेट बच्चों का क्या होता है कि जब बहुत तेज भूख लगी, थोड़ा सा खा लिया, शांत हो गया, नहीं अब मुझे नहीं खाना। एक्चुअल बच्चों को भी इस चीज़ का पता नहीं होता है कि उनका पेट भर गया है। तो क्या होता है कि वो पहले मना कर देते हैं कि हम नहीं खाएंगे।
तो पिताजी क्या करते ना कि दूध भात सान के देते, और जैसे ही भोलानाथ मना कर देते कि हम नहीं खाएंगे तो वो रुक जाती। लेकिन माँ जानती है कि भाई बच्चों को कितना खिलाना चाहिए, तो अब उसके बाद माँ जो है वो बच्चे को बहला बहला के खिलाती है। अरे भाई ये तोता आया, मुंह में आया, मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो, और तोता मुंह के अंदर चला गया। फिर कोयल आई कोयल आई कोयल आई, तो इस तरीके से वो खिलाया करती थी। तो उनका कहने का मतलब यहाँ पर ये होता था कि पिताजी जो हैं वो तो ज़रा सा खाना खिला देते हैं कि भाई बच्चा बढ़ रहा है, ज़्यादा खिलाना है। तो वो तभी वो क्या बोलती थी, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तभी दुनिया में पाएगा ठौर, यानी कि जब बड़े बड़े कौर मुंह में रख के खाएगा तो क्या होगा कि बच्चे को शरीर में खाना ज़्यादा जाएगा और दुनिया में ठौर, अर्थात वो मजबूत शरीर के साथ इस दुनिया में जितनी परेशानियां होती हैं, जिस तरीके से स्ट्रगल होते हैं बड़े होके, उनके स्ट्रगल लायक उसका शरीर बन पाएगा। ऐसा माँ का मानना था। माँ कहती थी कि जल्दी खा लो, नहीं तो उड़ के ये सभी पक्षी उड़ जाएंगे। यानी कि अगर हम भाई प्लेट से ऐसे बनाकर हमने खिलाया कि भाई तोता आया जल्दी से खाओ, नहीं तो ये उड़ जाएगा। तो भोलानाथ जो है वो गप करके वो पूरा खाना खा लिया करते थे। तब भोलानाथ बनावटी पक्षियों को चट कर जाता। भोलानाथ घर पर बच्चे तरह तरह के नाटक खेला करते थे। अब देखिए हमने अभी क्या देखा कि भोलानाथ का उनके पिताजी और माताजी के साथ संबंध। अब ये इनके कुछ मित्र भी थे जिनके साथ जो है ये गांव में खेला करते थे। तो क्या हुआ, अब वो तरह तरह के नाटक खेला करते थे। अब गांव में देखिए क्या होता है ना, आजकल की तरह बहुत सारे खिलौने नहीं होते। अच्छा, आप बार बार ये चीज़ कह रहे होगे ना कि मैम आज के साथ क्यों कंपेयर कर रही हैं, आज के समय में ये होता है, भोलानाथ के समय में ये होता था। क्योंकि हम इसे बराबर आपके लिए कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपके पास आएंगे। इसीलिए हर एक मूवमेंट को प्रेजेंट टाइम के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं कि आज हमारे साथ बहुत सारे खिलौने होते हैं, हम खेलते हैं, लेकिन उस समय वो खिलौने नहीं हुआ करते थे, तो किस तरीके से खेला जाता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम कंपेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बने उसके लिए आप प्रिपेयर रहो। तो ये चीज़ उन्होंने बताया कि भोलानाथ घर पर बच्चे तरह तरह के नाटक खेला करते थे। अब क्या होता है, घर पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी। आप अगर आपका अगर गांव है तो वहाँ जाकर देखना, अगर गांव नहीं भी है तो जिनके हैं उनसे जानने की कोशिश करिए। गांव में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, मिट्टी के बर्तन हैं, खेत खलियान से जो चीज़ें आती हैं वो सारे अनाज होते हैं, सब कुछ होता है, बहुत सारा सब कुछ होता है। तो पहले समय के बच्चे क्या करते थे, इन्हीं सब चीज़ों से अपने खेलने की तरीके बनाते थे। मान लीजिए मिट्टी के बर्तन टूट गए तो उन टूटे हुए टुकड़ों से बनाना है, दियाली से बनाना है, लकड़ी हो गई उससे बनाना है, फिर साथ में वो बताशे आते हैं, इतने बड़े बड़े सफ़ेद करके बताशे आते हैं, उनसे खेलना है। तो बच्चों को जो मिल जाता था वो उस चीज़ का खिलौना बनाया करते थे। तो अब यहाँ क्या करते थे, जिनके चबूतरे पर एक कोने को नाटक की तरह प्रयोग किया जाता था। बाबूजी को कि नहाने की छोटी सी चौकी को रंगमंच बनाया जाता था। अब यहाँ पर बताया गया कि बच्चे किस तरीके से खेलेंगे। अब हमने बताया कि बच्चे अपने खेलने के लिए खिलौने कैसे इकट्ठा करते थे। कई पत्ते हो गए, दियाली हो गई, बताशे हो गए, चूहेदानी हो गई, ये सारी चीज़ें खेलने के लिए सामान बनाते थे। अब खेलने के लिए जगह भी चाहिए होती थी। तो गांव की एक जगह होती है चबूतरा, जिसको बोलते हैं। चबूतरा क्या होता है, देखिए गांव में जब हम एंटर करते हैं खास तौर से, तो थोड़ा सा ऊंचा एक रेक्टेंगल सा घर के आगे बना होता है, उसको चबूतरा बोलते हैं। मतलब जो मेन हमारी फर्श होती है उससे थोड़ा ऊंचा एरिया होता है, उसको चबूतरा कहते हैं। गांव में हमेशा घर के अंदर एंटर करने से पहले वो चबूतरे हुआ करते थे। अब क्यों होते थे, क्या होता था, घर में हम लोग तो आजकल जैसे है कि भाई घर के काम हम किए, मेज कुर्सी लेकर अगर घर के बाहर जगह है तो बैठ जाते थे, लेकिन पहले ये मेज कुर्सी या तखत नहीं डाले जाते थे। पहले क्या होता था, लोग इन्हीं चबूतरों पर आकर बैठकर गप्पे किया करते थे। तो घर का एक चबूतरा होता था, उस चबूतरे पर नहाने के लिए, जैसे हम लोग आजकल स्टूल बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं, वैसे चौकियाँ हुआ करती थी, लकड़ी की जो है स्क्वायर चौकियाँ होती थी। उस चौकी को स्टेज बना लेते, ठीक है। तो चबूतरा होता है स्टेज, और उसके ऊपर जो है वो चौकी रख के खेलना शुरू किया जाता था। उसी पर मिठाइयों की दुकान लगती, ठीक है। अब मिठाई की दुकान, अब तरह तरह के खेल ना, तो क्या हुआ, अब गांव में जो चीज़ देखी जाएगी उसी की तो होगी। मिठाई की दुकान हो गई,
क्या कहते हैं, किसान का काम हो गया कि किस तरीके से फसल काटनी है, ये हो गया। बहुत तरह तरह के जो खेल वो अपने आसपास देखते थे। जैसे घर में बारात शादी हो रही है तो बारातें निकला करती थी, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी बारात निकलती थी। तो क्या हुआ, चिलम के खोचे को कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू होते थे। अब क्या होते थे, मिठाई की दुकान लग रही है, अब मिठाई की दुकान में लड्डू मिठाई होंगे, तो क्या हो जाती है, तो चिलम पी जाती है। चिलम होती है वो मिट्टी की बनती है, इतनी लंबी लंबी होती है, उससे मिठाई बनाते। मिट्टी के ढेले होते, उनसे लड्डू बनाते। मिट्टी जो है ना इस तरीके से सख्त हो जाती है ना, तो उन ढेलों से लड्डू बन जाते थे। पूरी कचौरियाँ गीली मिट्टी से जलेबी बनती। फूटे घड़े के टुकड़ों से बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। अब क्या होता था, जलेबी होनी ज़रूरी है, तो मिट्टी को गीला कर लिया जाता, उसको ऐसे ऐसे गोल करके शेप दे दिया जाता, वो बन जाती जलेबी। फिर क्या होता, जो फूटे हुए घड़े होते, घड़े फूट जाते ना मिट्टी के घड़े, तो वो टूट जाते थे, टूट के उनको क्या बना लिया जाता था, बताशे बना लिए जाते थे। मिठाई की दुकान में बताशे भी मिलेंगे। तो इस तरीके से मिठाई की दुकान में तरह तरह की मिठाइयाँ बन जाया करती थी, आसपास की चीज़ों को बटोर के। जो चीज़ उनको अवेलेबल होती थी उन सारी चीज़ों से बनती थी। दुकानदार और ख़रीदार सभी बच्चे होते थे। अब खेल खेला जा रहा है, तो अब मिठाई वाला एक होगा, ग्राहक ढेर सारे होंगे, तो एक जो है दुकानदार बन जाता था और बाकी सारे बच्चे क्या है, वो ग्राहक बन जाते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान हटाकर बच्चे दातून के खंबे से घरौंदा बनाते। समझ में आया कि भाई थोड़ी देर तो मिठाई की दुकान मिठाई मिठाई खेला गया, फिर अब उससे मन भर गया, अब मिठाई की दुकान हटा दो, घरौंदा बन गया, अब हम घर घर खेलेंगे। उसे घरौंदे के धूल की मेड़ से दीवार और तिनकों से छप्पर होता था। अब घरौंदा यानी कि घर बनाना है, तो वो छोटे छोटे बांस होते थे, उनसे खंबे बनते, तिनकों से छप्पर बनता, मिट्टी से ऐसे करके दीवारें बनती। इसी प्रकार बच्चे अन्य सामानों से दावत तैयार करते। अब घरौंदे में क्या होता है, घर होता है तो लोगों को भाई घर पर दावत के लिए बुलाया जाता, ठीक है ना। क्या होता, घर में लोगों को दावत के लिए बुलाया जाता कि भाई आओ घर में खाना खाएंगे। तो इसी तरीके से जब दावत के लिए, तो दावत तैयार करी जाती। दावत में बहुत तरह की सब्जियां होती, दाल होता, चावल होता, रोटी होती, पूड़ी होती। तो इसी तरह की चीज़ों से जैसे मिठाई और ये सारी चीज़ें बनाई जाती, उसी तरीके से जो है ये खाने का सामान भी तैयार किया जाता था। जब सभी एक पंक्ति में बैठ जाते, अब खाना तैयार हो गया, घर बन गया। अब खाना क्या है ना, जो है वो कैसे जीमा जाता था, यानी कैसे खाया जाता था। आजकल तो क्या है भाई, डाइनिंग टेबल का सिस्टम है, लेकिन पहले नहीं होता था। ज़मीन पे सब एक पंक्ति में बैठ जाते हैं, यानी कि एक लाइन में सब बैठ जाते, उनके सामने पत्तल रखे जाते और उनमें खाना परसा जाता। तो वही हुआ, जब सभी एक पंक्ति में बैठ जाते तो बाबूजी भी उस पंक्ति में आकर बैठ जाते। उनको बैठते देख सभी बच्चे घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते। अब क्या हुआ, अब इन्होंने खेलना शुरू किया कि भाई ठीक है, हम अब घर में दावत के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, सब लाइन से बैठ गए। लाइन से बैठने के बाद जो जैसे ही पंक्ति के एंड में बाबूजी भी, अब बाबूजी बच्चों के हर खेल में शामिल हो जाया करते थे। तो ये बताता है कि पिता जो हैं वो बच्चों के साथ किस तरीके से पार्टिसिपेट करते थे हर गेम में। वो भी अब बच्चे जब देखते कि बाबूजी आकर बैठ गए तो वो सब शर्मा जाते, उठते भागते और जितना घरौंदा रौंदा सब कुछ बनाया था सब बिगाड़ बिगाड़ कर भाग जाते। ठीक है कि भाई वो अब बाबूजी के सामने वो कैसे खेलेंगे, तो वो शर्मा जाते और सब कुछ तोड़ ताड़ के भाग जाया करते थे। कभी कभी बच्चे बारात का जुलूस निकालते, यानी कि घर जैसे आप बारात निकलती है ना, तो उसी तरीके का ये लोग प्लान करते कि बारात निकल रही है। जब बारात वापस घर लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही दुल्हन का मुखौटा देखने जाते त्यों ही बच्चे हंसकर भाग जाते। अब जब ये बारात का खेल होता तो क्या होता, बारात कैसे निकलती भाई, बारात में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। अब जब बहुत सारे लोग होते हैं तो भाई बैंड बाजा भी बजता है, तो वो जो खाली कनस्तर होता है ना, खाली कनस्तर, उसको बजाया जाता टन्न टन्न करके, और उस टन्न टन्न से आवाज़ निकलती और बहुत तरीके की आवाज़ निकालते, चीखते चिल्लाते बारात लेकर चलते। बारात लेकर जब लौट के आते तो साथ में दुल्हन होनी चाहिए। जो चूहेदानी होती है ना, चूहेदानी जिसमें चूहा पकड़ा जाता है, उसे कंधे पर डालकर डोली बना लिया कर, एक डंडे के अंदर चूहेदानी फंसाते और उसे डोली बना लेते और उसके अंदर एक लाल कपड़ा डाल देते कि उसके अंदर दुल्हन बैठी है। अब भैया जब बारात लेकर ये लोग लौट रहे आते तो बाबूजी देख लेते। अब बाबूजी जो है दुल्हन को देखना, उन्होंने चूहेदानी का जैसे ही लाल कपड़ा हटाया कि भाई हम दुल्हन को देख लें, वैसे ही सारे बच्चे जो है वो फिर से शर्मा जाते अपने खेल में और सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर से भाग जाया करते थे। थोड़ी देर बाद
बच्चों की मंडली खेती करने में जुट जाती। अब इनका नेक्स्ट खेल क्या होता था? खेत, क्योंकि अपने आसपास बच्चे जो चीज़ देखते हैं उसी का खेल बनाते हैं। अब यही हुआ कि अब वो लोग क्या देखते हैं कि भाई हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो खेती करते हैं। क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने अगला खेल शुरू किया, खेती का खेल, कि भाई फसल उगेगी, कटेगी, फिर उसे हम लोग लाएंगे, छाटेंगे, बनाएंगे, फिर उसे बेचने जाएंगे और बेच के पैसे लेके आएंगे। जिस तरीके से वो अपने घर में अपने बड़ों को देखते हैं उसी तरीके से इन्होंने किया। इनका फसल बहुत जल्दी तैयार हो जाती। जैसे ऐसे फसल को तैयार होने में भाई 1-2 महीने का वक्त लगता है, लेकिन इनकी फसल तुरंत बोई जाती है और तुरंत तैयार हो जाती है, क्योंकि भाई ये 2 महीने का इंतजार थोड़ी करेंगे, ये तो खेल है। तो वो तुरंत बोते थे, तुरंत काटते थे। वही हुआ, बड़ी मेहनत से खेत बोए और पटाए जाते, परंतु तुरंत ही फसल कटकर उसे पैरों से रौंद देते। यानी कि फसल उग जाती है तो पैरों से रौंदने का तात्पर्य यह है कि जैसे गेहूं होता है, गेहूं की बालियां जब काटी जाती हैं तो उसे रौंद कर ही उसके अंदर से गेहूं निकाला जाता है। तो वो भाई तुरंत ही बो के वो तैयार होती, उसको काटते और तुरंत पैरों से रौंद के अनाज निकाल लिया करते। इसी बीच जब बाबूजी से पूछते थे कि इस बार फसल कैसी रही, तब बच्चे खेत खलियान छोड़कर भाग जाते हैं। अब क्या होता? फसल तैयार हुई, काट के लाई गई, पैलों से दरी जा रही है कि भाई अभी अनाज निकलेगा, हम लोग बेचने जाएंगे। अब इसी में बाबूजी फिर से खेल में शामिल हो जाते आते, भाई इस बार की फसल कैसी हुई भोलानाथ, बताओ भाई फसल में कैसा रहा, कितना अनाज हुआ, क्या हुआ। बाबूजी खेल में शामिल होने आते तो बच्चे फिर शर्मा जाते और सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाते कि भाई नहीं, क्योंकि भाई बच्चों को आती शर्म कि भाई हम लोग तो खेल खेल रहे हैं, इसमें बड़ों को हम कहाँ से शामिल कर लें। तो उन्हें बड़ी इस चीज़ की झिझक लगती थी और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाते थे। तो देखा आपने ना, यहाँ पर हमने देखा कि भोलानाथ और उनके सभी मित्र किस तरीके से तरह तरह का खेल खेलते थे। चाहे मिठाई की दुकान लगानी हो, घर में घरौंदा बनाना हो, बारात हो या खेती का खेल हो, सब कुछ उन्होंने जो आसपास चीज़ें घटती देखी, उन्हीं को जो गांव में मौजूद सामान हैं, जितने भी संसाधन हैं, उन्हीं से वो सारे खेल की सामग्री बनाई और इन्होंने खेल खेला। अब आजकल के सामान में देखो क्या होगा, अगर हम बच्चों से बोल दें कि बेटा खेलो, जाके कहेंगे हमारे पास कोई खिलौना ही नहीं है। भाई खेलने के लिए खिलौना नहीं, अंदर से इच्छा होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास इच्छा है तो घर में जितने भी आपके बर्तन भांडे जो कुछ भी है, आप उन्हीं से खेल सकते हो। होता है कि ना। अब छोटे से बच्चों को देखो, कभी कभी क्या होता है, हम उनको तमाम खिलौने दे दें, वो किसी चीज़ खिलौने से नहीं खेलते। उन्हें घर में जो कटोरी चम्मच है वो खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनको जो तरह तरह की चीज़ें घट रही हैं उन्हें उसमें मज़ा आता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनके माइंड का डेवलपमेंट होता है, तो वो ये सारी चीज़ों को कहते हैं अरे ये तो सब फालतू की चीज़ें हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि उन्हें आनंद किस में आ रहा है, किस में मज़ा आ रहा है। यही चीज़ इस पाठ में बड़े बखूबी तरीके से बताई गई है कि इतने अच्छे बच्चे जो हैं वो इतना तरह तरह का खेल खेल रहे हैं, लेकिन उनके पास जितने संसाधन मौजूद हैं, आसपास जो भी चीज़ें, टूटे घड़े हैं, आपकी डंडियाँ हैं, लकड़ी हैं, मिट्टी है, इन्हीं सब से वो खेल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो है पहले के समय में और आज के समय में खेल की सामग्री के जरिए ये सारे डिफरेंसेस होते हैं। आम की फसल के समय खूब आंधी आती थी। अब देखिए क्या है, जब गर्मियां शुरू होती है ना, और जो पेड़ होता है आम का, उसमें कच्चे कच्चे आम की कैरियां लगी होती हैं, तो अब उस समय आंधी बहुत आती है। तो जब आंधी आती है तो खूब सारे आम नीचे गिर जाते हैं। देखा ना, वो कच्ची कैरियां जो क्या होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं। तो क्या कहते हैं, आंधी समाप्त होते ही बच्चे आम के लिए बाग में दौड़ पड़ते थे, आम लेने के लिए। भाई आंधी आई, चलो सब गांव में सब आमियाँ बिनी जाएगी, सब बिन बिन के उसको इकट्ठा किया करते थे। एक दिन आंधी आने पर आकाश काले बादल से ढक गया। डर के मारे बच्चे भागने लगे। अब आंधी आई तो भाई बादल भी आते, खूब काले बादल छा गए। इसी बीच रास्ते में गुरु मूसन तिवारी मिल गए। अब क्या, वहाँ के एक बुजुर्ग थे मूसन तिवारी। अब बच्चे जब काले बादल आए तो भाई बच्चों को भी मस्ती आई, वो भागे। तो रास्ते में मिले एक गांव के बुजुर्ग मूसन तिवारी। बच्चों के झुंड ने एक ढीठ लड़का था बैजू। क्या था, बच्चों में भाई होता है, भाई जो भी ग्रुप होता है उसमें एक ना एक तो शैतान बच्चा होता है। तो उसी में एक वो शैतान और ढीठ इसलिए कहा गया कि भाई उसे जितना मारो जितना डांटो वो कभी सुधरने का नाम ही नहीं लेता था, उसे डर ही नहीं लगता था, सुनता ही नहीं था, इसलिए ढीठ कहा गया। उसका नाम था बैजू।
मूसन तिवारी को चिढ़ाते हुए बोला। क्या हुआ, अब बैजू जो है वो मूसन तिवारी को चिढ़ा रहा है। अब देखिए, वैसे तो बच्चों की सारी टोली है, भोलानाथ वगैरह सब उनके बच्चे हैं, उसी में सिर्फ एक शैतान है बैजू, और उसी ने मूसन तिवारी को चिढ़ाया। क्या, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। तो अब जैसे ही उसने बोला क्या, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, ये चिढ़ा रहा था इस तरीके से, तो इसी तरीके से सारे बच्चों ने भी सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया, सब मूसन तिवारी को चिढ़ाएं। बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाने लगा। तिवारी जी ने पाठशाला जाकर वहां से बैजू और भोलानाथ को पकड़ लाने के लिए 4 लड़कों को भेजा। अब क्या हुआ, रास्ते में उन्होंने भाई मूसन तिवारी को चढ़ा लिया बच्चों ने। अब बच्चे सारे गांव के कहाँ पढ़ेंगे, गांव का एक ही विद्यालय, वो कहाँ, वो है आपका कहाँ पर, जो गांव में। अब क्या हुआ, तिवारी जी को पता था, मूसन तिवारी को पता था कि भाई ये बच्चे चिढ़ा रहे, उन्होंने चिल्लाया लेकिन बच्चे सुने नहीं, बोलते जा रहे। अब ये सब जो है ना कहाँ पहुंचे, जाके गांव में इनको वापस जाना था। अब तिवारी जी गए गांव के अध्यापक के पास, वहां जाके इन्होंने बैजू को और भोलानाथ मतलब सबकी शिकायत कर दी, एक तरह सबको शिकायत कर दी। अब क्या हुआ, गांव से विद्यालय से 4 लड़के भेजे गए कि पकड़ के लेके आओ सबको, ठीक है। तो बैजू तो भाग गया मगर भोलानाथ पकड़ा गए कि भाई भोलानाथ तो सीधे, उतना समझ नहीं, बैजू शैतान, तो वो तो अपना शैतानी करके भाग लिया, वो अध्यापक की पकड़ में नहीं आया। बैजू तो 9-2-11 हो गया और भोलानाथ पकड़ा गया। गुरुजी ने उनकी खूब पिटाई करी, डांट भी पड़ी और पिटाई भी हुई। बाबूजी ने जब यह हाल सुना तो पाठशाला जाकर भोलानाथ को अपने गोद में उठाकर पुचकारने लगे। अब बाबूजी तो बाबूजी, भोलानाथ के बाबूजी, जब उन्हें पता चला कि भाई गांव में ऐसे हुआ है और पाठशाला से लड़के आए थे भोलानाथ को लेकर गए हैं, अब भैया बाबूजी बेचैन कि भोलानाथ को पड़ी होगी पिटाई। अब वो जल्दी से पाठशाला पहुंच गए। पाठशाला में देखा तो भाई भोलानाथ रो रहे थे, तो उन्होंने गुरुजी से आज्ञा ली और भोलानाथ को गोद में उठाकर उन्हें चुप कराने लगे। वह गुरुजी की खुशामद करके भोलानाथ को अपने साथ वापस ले आए। अब बच्चा रो रहा था। अब भोलानाथ के पिताजी तो ऐसे ही भोलानाथ से बहुत सारा प्यार करते थे, तो उन्होंने सीधे जो है गुरुजी से परमिशन मांगी कि भाई गुरुजी इनको थोड़ी देर हमको जाने दीजिए, बच्चा बहुत डर गया है, रो रहा है। जैसे भी उन्होंने परमिशन मांगी तो गुरुजी ने भोलानाथ को पिताजी के साथ जाने की परमिशन दे दी। रास्ते में बहुत बच्चे नाचते गाते बच्चों को देखकर भोलानाथ अपने पिता की गोद से उतरकर अपना रोना धोना भूलकर बच्चों की मंडली में शामिल होकर सुर में सुर मिलाने लगे। अब क्या हुआ भाई, गांव में जब इनकी पिटाई, स्कूल में जब इनकी पिटाई हुई तो पिताजी पहुंचे। पिताजी इनको गोद में लेकर, ये रो रहे थे, कौन, भोलानाथ रो रहे थे। पिताजी ने उठाया, गोद में लेकर इनको वापस आने लगे। जब वापस आने लगे तो देखा गांव के सारे बच्चे जो हैं वहाँ खेल कूद रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो अब ये जो है रोना धोना भूल के पिताजी की गोद से नीचे उतरे और बच्चों की टोली में मिलकर खेलने लगे और अपना रोना धोना भूल गए। अच्छा, एक स्टार्टिंग में इंसिडेंस और हुआ था, मैं आपको बता देती हूँ। भोलानाथ जो है ना वो डेली जो है अपने पिताजी के साथ पाठ किया करते थे। तो पाठ करने के बाद इनके पिताजी जो है वो रामनामा लिखा करते थे। एक बही खाता होता है, उसमें 1000 बार जो है 1001 बार या 101 बार जो है राम नाम लिखा करते थे। फिर उसके बाद जो है राम नाम की पर्चियाँ बनाया करते थे और आटे की गोली में उन पर्चियों को भर के उन गोलियों को ले जाकर नदी में खिलाया करते थे। ये सारा काम भोलानाथ साथ में मिलके किया करते थे, पिताजी के साथ भोलानाथ साथ में किया करते थे। इस पे भी क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी। एक समय एक टीले पे जाकर बच्चे चूहों के बिल में पानी डालने लगे। अब क्या हुआ, वहाँ से उतर गए। भाई भोलानाथ को तो डांट पड़ी थी, वो सुबह रहे थे, वो वहाँ पर बच्चों को देखा, पिताजी की गोद से उतरे और ये सब खेलने में मस्त हो गए। अब खेलने में मस्त हुए तो बच्चों की शैतानी तो शैतानी होती है। गांव से थोड़े से दूर एक पेड़ था, ठीक है, एक टीला था, उस टीले के पेड़ था, उस पेड़ के टीले पे जो पेड़ था उसमें नीचे एक बिल बना हुआ। तो बच्चों ने समझा चूहे का बिल है। अब क्या हुआ, चूहे के बिल में वो पानी डालने लगे कि भाई अब हम इसमें ऐसा करते हैं, खूब सारा पानी डालते हैं तो इसमें से चूहा निकलेगा।
तो इस बात को वो लोग खेल समझ रहे थे, तो उन्होंने डाला। लेकिन कुछ ही देर में जब सब थक गए तब तक बिल में से एक सांप निकल आया। अब सबने पानी डाल तो रहे थे, लेकिन वो समझ रहे थे चूहा निकलेगा, लेकिन उस बिल से निकल आया एक सांप। ठीक है, अब आप सभी को पता है भाई सांप बिल तो बनाता नहीं है, सांप हमेशा चूहे या किसी दूसरे के बिल पे ही कब्जा करके रहता है। तो था तो वो कभी चूहे का ही बिल, लेकिन जिसपे सांप आकर रहने लगा होगा। जिसे देखकर रोते चिल्लाते बच्चे बेतहाशा भागे, खूब तेजी से भागे। अब सांप देखकर सब डर गए और भागने लगे बड़ी तेजी से, सब भागते गए। भोलानाथ का सारा शरीर लहू लुहान हो गया कि भाई अब भाग रहे हो तो ये थोड़ी, सांप को देखकर डरे हुए थे, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, झाड़ियों से रगड़ रहे हैं, कांटे लग रहे हैं, पैर में चोट लग गई, लेकिन इतना डरे हुए हैं कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। चाहे जितनी चोट लग जाए वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते, जिससे क्या है जगह जगह उन लोग को चोट लग रही थी और चोट लगने से खून निकल रहा था। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए थे। वह दौड़ता हुआ आया और सीधे घर में घुस गया। भोलानाथ इतने डरे थे कि उस जगह से गांव के बाहर जो टीला था वहां से भागते 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 सीधे आए और सीधे, अब उनके पैर पूरी तरीके से कांटों चुभे हुए हैं, खून निकल रहा है, कपड़े फट गए हैं, इधर उधर खरोंचे निकली लग गई हैं, वहां से भी खून निकल रहा है। और वो जैसे ही सीधे घर के अंदर आए, भागते 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 सीधे घर के अंदर घुसे। कहाँ पहुंचे? बाबूजी कमरे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। अब सबसे पहले घर में बैठक पड़ती है, तो बैठक में पिताजी बैठे हुए थे और हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। फिर क्या हुआ? उन्होंने भोलानाथ को बहुत पुकारा, लेकिन भोलानाथ ने उनकी आवाज़ अनसुनी करके माँ के पास जाकर उनके आंचल में छिप गया। अब क्या हुआ कि वो सीधे भागता आया। सबसे पहले बैठक पड़ी, बैठक में पिताजी हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। अगर वो डरा हुआ था तो पिताजी के साथ तो वो पूरा दिन रहते थे, तो वो पिताजी के पास जाते, लेकिन वो बैठक में पिताजी को छोड़ के सीधे अंदर गए। कहाँ? रसोई में, जहाँ माँ थी वहाँ पर जाके वो सीधे माँ की गोद में उनसे चिपक गए। अब बेटे का ये हाल देखकर खून निकल रहा है, इतना सब कटा पिटा है और वो रो भी रहा था बेतहाशा। तो माँ भी डर गई, वो भी रोने लगी कनिष्ठ कर। पिताजी भी बैठक से हुक्का छोड़कर सीधे सीधे भोलानाथ के पीछे भागते हुए आए। अब वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा, इतना ज़्यादा डरा है, सब पूछ रहे हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहा है। तो जल्दी से माँ ने हल्दी का लेप लगाया, बनाया, घाव साफ किए, हल्दी लगाई और जो है वो उनसे पूछा जा रहा है, लेकिन बच्चा इतना बेतहाशा डरा है कि वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। तो देखिए आपने यहाँ पर क्या देखा, पूरा दिन भोलानाथ अपने पिताजी के साथ रहे, सिर्फ खाने पीने तक का साथ उनकी माता के साथ था, लेकिन पूरा टाइम वो अपने कहाँ थे? वो अपने पिताजी के साथ थे। लेकिन जब उन पे विपत्ति आई तो वो कहाँ गए? सीधे के सीधे अपनी माँ के आंचल में गए। तो यहाँ पर इस पूरी कहानी में ये बताया गया है कि हमारे ऊपर हमारी माँ का साया हमेशा बना रहता है, हम उनके साथ समय बिताएं या ना बिताएं, लेकिन हाँ जब हम पर विपत्ति आती है तो हमारे लिए सबसे सुरक्षित स्थान हमारी माँ की गोद ही होती है। ये चीज़ इस पूरे पाठ में हमें बताने की कोशिश की, इसीलिए इस पाठ का शीर्षक ही माता का अंचल रखा गया, यानी कि माँ का साया जो हमेशा माँ हमारे साथ रहे ना रहे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम लोग को पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हम बाहर जाते हैं, लेकिन तब भी माँ का साया हमारे साथ हमेशा रहता है, वो होता है माता का अंचल। और जब हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, मुसीबतें आती हैं, तब हम माता के आंचल में पनाह लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान है। क्योंकि हमें पता है कहीं से हमें सहारा मिले ना मिले, प्रोटेक्शन मिले ना मिले, लेकिन माँ से हमें हमेशा सहारा मिलता ही मिलता है। और यही बात हमें शिव पूजन सहाय ने अपने बचपन के इस पूरे इंसिडेंट्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। भोलानाथ को कांपते देख माँ जोर से रोने लगी, जैसे मैंने बताया, और सब काम छोड़ बैठी। तुरंत हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर लेप लगाई। भोलानाथ इतना डरा था कि उससे सांप तक नहीं कहा जा रहा था, मतलब चूंकि वो डरे हुए थे तो सभी उससे पूछ रहे थे कि भाई बात क्या है, बताओ बताओ बताओ, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे मारे डर के। भोलानाथ की स्थिति देखकर माँ का चिंता से बुरा हाल हो गया था।
इसी बीच बाबूजी ने आकर भोलानाथ को अपने गोद में लेना चाहा, लेकिन भोलानाथ माँ के आंचल को नहीं छोड़ा। यानी कि क्या है, पिताजी ने कहा कि भाई पूरा टाइम जब रोया, जैसे कि स्कूल में भी रोया था, पाठशाला में तो पिताजी ने गोद में उठा लिया था, यहाँ पे भी आके उन्होंने सोचा कि चलो हम गोद में उठा लें तो उसका डर थोड़ा कम होगा, लेकिन वो माँ के आंचल से निकलने को तैयार ही नहीं, वो वहीं पर है और सब उससे पूछ रहे हैं क्या हुआ, लेकिन वो बता भी नहीं रहा, इतना बुरी तरीके से डरा। घायल तो था ही था, लेकिन डर उससे ज़्यादा हावी था, क्योंकि वो चोट उसको उस समय कोई भी असर नहीं दे रही थी, मतलब उन्हें उस दर्द का एहसास नहीं था, वो डर के आगे वो दर्द फीका पड़ा हुआ था। तो इस तरीके से वो माँ के आंचल को भी छोड़ने को तैयार बिल्कुल भी नहीं थे कि किसी तरीके से पिताजी के साथ आ जाए, ऐसा भी वो करने को तैयार बिल्कुल नहीं थे। तो यहाँ खत्म हो गया ये पूरा पार्ट, ठीक है। अब हमने पार्ट में कई चीज़ें आपको बताई हैं, इनसे बहुत सारी अभी क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हमारी इसी बुक के एनसीईआरटी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस पेपर भी देंगे। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन जब मैं वीडियो लेकर आऊँगी तो आपको मैं डीपीपी के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% एजुकेशन फ्री दे रहा है। साथ ही साथ आपको सारी ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, लाइव क्लासेस मिल रही हैं और प्रैक्टिस पेपर मिल रहा है। प्रैक्टिस पेपर तो मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ इनके सोल्यूशन वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ताकि आपको जो भी टॉपिक या चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो आप क्वेश्चन के आंसर देकर अच्छे तरीके से देखिए क्या आपको वो समझ में आया या नहीं आया। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जा रही है। बाकी आपको नोट्स और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, सब कुछ। आप जल्द से जल्द इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके ज़रिए आप फटाफट जो है वो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहां आपको सारी टाइम टू टाइम आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मिलेगा। अगर आपको कोई क्वेरी करनी है तो दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम करेंगे इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।